हेलो। गुड आफ्टरनून। लेट्स स्टार्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। आज का जो टॉपिक रहेगा वो है रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर। मतलब पार्टनर्स के आपस में क्या रिलेशन है, क्या ड्यूटीज है, म्यूचुअल ड्यूटीज है, क्या राइट है उनके, ठीक है। देन क्या प्रिविलेज है। दैट इज चैप्टर नंबर 3, सेक्शन 9 to 17 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 3, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेक्शन 9 to 17। देखो, जनरली जब रिलेशन एज पर कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जो इन पार्टनरशिप एक्ट है उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है। इफ नॉट अंडर कॉन्ट्रैक्ट देन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 to 17। तो हम किसके अकॉर्डिंग कंसीडर करेंगे? सेक्शन 9 एज पर द कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं तो सेक्शन 9 to 7 है। देर आर टू फंडामेंटल प्रिंसिपल which govern the relation of partners with one another. Number one, freedom to settle their mutual rights and duties. उनके पास फ्रीडम होनी चाहिए किस चीज को सेटल करने के लिए, उनके राइट और म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज का सेक्शन 11 टॉप बात करता है। सेकेंड थिंग, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट गुड फेथ। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट गुड फेथ टॉक्स डील विद सेक्शन 9 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो सबसे पहले हम सेक्शन 9 देखेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का। सेक्शन 9 देखना एक बार। सेक्शन 9 के साथ आप डायरेक्ट में भी नोट डाउन कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट गुड फेथ, सेक्शन 9। ठीक है, सेक्शन 9 प्लीज डायरेक्ट में देखना। सेक्शन 9, जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी ऑन, बाउंड मतलब बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म टू ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, greatest common advantage, to be just and faithful to each other, and to render true account and full information of things affecting the firm to any partner or his legal representative। ठीक हो, ये एब्सोल्यूट गुड फेथ की बात कर रहा है। थ्री थिंग्स की बात कर रहा है सेक्शन 9। वन आपका सेक्शन 9 टॉक्स अबाउट वन, they carry on business of firm, they carry on business of the firm to the greatest common advantage, to the greatest common advantage। मतलब कॉमन एडवांटेज, इंटरेस्ट ऑफ ऑल, तो उनका कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए। कॉमन एडवांटेज, ऐसा नहीं कि एक मान लो पार्टनर है ए बी सी, ए का इंटरेस्ट डिफरेंट है, बी का इंटरेस्ट है, तो उनका क्या है? कॉमन इंटरेस्ट एडवांटेज। जिस पर्पस के लिए पार्टनरशिप बनाया उनका क्या होना चाहिए? कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए। सेकेंड थिंग, सेक्शन 9 बात करता है, सेकेंड पॉइंट है जस्ट एंड फेथफुल, जस्ट एंड फेथफुल, फेथफुल टू ईच अदर, टू ईच अदर। जैसे कि हस्बैंड और वाइफ होता है, उनके बीच क्या होता है? फेथ होता है, फेथफुल होता है, और देन जस्ट एंड फेथफुल, देन वही एक रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। वैसे पार्टनरशिप के बीच में क्या होना चाहिए? जस्ट एंड फेथफुल। आपका एक दूसरे पे फेथ होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर ए ने कोई वर्क किया तो बी को इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो हमारे बेनिफिट के लिए होगा। ठीक है, बी ने कोई वर्क किया, क्योंकि पार्टनर कोई एक्ट करता है वो ऑल के अगेंस्ट होता है, तो देन फेथफुल होना चाहिए। थर्ड थिंग, ट्रस्ट होना चाहिए उनके बीच। थर्ड थिंग, थर्ड, रेंडर ट्रू अकाउंट, रेंडर रेंडर ट्रू अकाउंट and full information of all things, ठीक है, affecting the firm। मतलब रेंडर टू अकाउंट मतलब आपको ट्रू अकाउंट बताना होगा अपने दूसरे पार्टनर को, और अगर कोई इंफॉर्मेशन है एक पार्टनर के पास, दूसरे पार्टनर को उसको फुल इंफॉर्मेशन शेयर करना होगा। ऐसा नहीं कि चीट कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है तो पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। देन आपका बिजनेस जो है, बिजनेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है, मतलब कोई सही सही आपका उसका
जो सही इंफॉर्मेशन, उसको फुल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना पड़ेगा टू द अदर पार्टनरशिप. So that is principle absolute good faith. Number one, to carry on business of firm to the greatest common advantage. Number two, just and faithful to the each other. Number three, render true account and full information all things affecting the firm. ठीक है, clear? Next is section 11 या section 10. सेक्शन वाइज कर लेंगे. लास्ट में मैं एक सम अप करूंगा कि ड्यूटी और राइट में क्या क्या, लेकिन अगर मेंस में क्वेश्चन आता है आपको तो. देन सेक्शन 10. सेक्शन 10 इंडेमनीफाई की बात करता है. इंडेमनीफाई लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड. बोलता है कि अगर कोई पार्टनर फ्रॉड करता है तो इंडेमनीफाई, उसको क्या करना पड़ेगा? कॉम्पनसेट. इंडेमनीफाई का मतलब है कॉम्पनसेशन देना. ठीक है. एवरी पार्टनर, अब देखो एवरी पार्टनर वर्ड यूज हुआ है, तो एवरी पार्टनर का मतलब पार्टनर बहुत तरह के, स्लीपिंग पार्टनर होता है, एक्टिव पार्टनर होता है. तो एवरी पार्टनर, इट मे बी स्लीपिंग और एक्टिव, जो भी किसी भी तरह का कोई भी काइंड का पार्टनर, शैल इंडेमनीफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज्ड इट बाय हिज फ्रॉड. हिज फ्रॉड मतलब उस पार्टनर की वजह से कोई फ्रॉड हो गया, उसने कोई फ्रॉड किया. देखो अगर फ्रॉड, अगर उसकी नेग्लिजेंसी की वजह से होता है, कोई एक्ट की वजह से होता है, या क्योंकि जनरली क्या होता है, एक्ट ऑफ द फर्म, पार्टनर को एक्ट करता है वो, उसके लिए सब लाइबल होता है. बिकॉज पार्टनर ईच अदर क्या होता है, प्रिंसिपल और एजेंट होते हैं. लेकिन अगर कोई फ्रॉड करता है वो फर्म के साथ इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, मतलब उस कंडक्ट ऑफ बिजनेस में वो अपना फ्रॉड करता है जिसकी वजह से लॉस हो जाता है. किसको लॉस होता है? फर्म को लॉस होता है. तो देन वो क्या करेगा? कंपनसेट टू द फर्म. तो जो पार्टनर होता है वो किसको कंपनसेट करेगा? फर्म को कंपनसेट करेगा. ठीक है, लेकिन फ्रॉड के थ्रू, अगर उसने कोई फ्रॉड कर रखा हो तो. क्लियर? देन नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स. देखो जनरली जो राइट एंड ड्यूटीज और डिटर्मिनेशन हो गया, अगर आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट कौन बनाता है? कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द पार्टीज. ठीक है, पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट बनाती है. कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया. वैलिड होगा, वॉइड होगा, वो एग्जामिनेशन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्टर. लेकिन पार्टीज ही अपना डिसाइड करती है राइट एंड ड्यूटीज बिटवीन द पार्टीज. बाय कॉन्ट्रैक्ट कौन डिसाइड करता है? पार्टीज. तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, अगर इस एक्ट में प्रोविजन है तो the mutual right and duties of the partner of firm may be determined by the contract between the partner, and such contract may be expressed or may be implied by courts of dealing. ठीक है. अब बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कौन बनाता है? तो कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज बनाएगी, जिसको हम बोलेंगे वॉलंटरली एग्रीमेंट. वॉलंटरली होना चाहिए, फ्री कंसेंट से होना चाहिए. ठीक है, तो वो कौन बनाएगा? पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट बनाएगी बिटवीन द पार्टीज. और वो एग्रीमेंट कैसे? कॉन्ट्रैक्ट में भी एक्सप्रेस हो सकता है और में भी इंप्लाइड बाय कोर्स ऑफ डीलिंग. ठीक है, ओरल भी हो सकता है. और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एप्लीकेशन होगा. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 9 में बोला कि ओरल भी हो सकता है और एक्सप्रेस भी हो सकता है. सेकंड फ्रेज, सच कॉन्ट्रैक्ट मे बी वैलिड. अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं, उसका अल्टरेशन कर रहे हैं, बाय द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, and such consent may be expressed or may implied by courts of dealing. मान लो सपोज कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, पार्टनरशिप फॉर्म बनाता है ए बी सी. अब इनने अपना जो राइट एंड ड्यूटीज, किसका क्या राइट है, किसकी क्या ड्यूटीज है, वो कैसे डिसाइड करेंगे? जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया उस कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन करेंगे. ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैसे होना चाहिए? उनकी फ्री कंसेंट से, वॉलंटरली. अब मान लो लेटर ऑन they want to change something, मतलब जो अर्लियर कॉन्ट्रैक्ट था उसमें कुछ चेंज, कुछ वैरिड करना है, उन्हें कुछ मॉडिफिकेशन करना, अल्टर करना है, तो वो अल्टरेशन जो चेंजेस है वो भी ऑल पार्टनर की कंसेंट से होगा. ठीक है, ऐसा नहीं कि ए और बी के कंसेंट चेंज कर दे, जो फंडामेंटल कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर दो. तो ऑल की यहाँ पे कंसेंट इंपॉर्टेंट है. सेक्शन 11 क्लॉज आपका सेकंड फ्रेज बोल रहा. देन नेक्स्ट सेक्शन 11, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड. ये होता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड notwithstanding anything contained in section 27 of Indian Contract Act. अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 27, वहां भी एक प्रोवाइजो दे रखा है, एक्सप्लेनेशन दे रखा है जो गुडविल की बात करता है. Such contract may provided that partner shall not carry or any business
अदर देन दैट ऑफ द फर्म व्हेन ही इज अ पार्टनर। तो मतलब ये सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकता है ये पार्टनर, जो आपका जो पार्टनरशिप और रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे कि वो वही बिजनेस कर सकता है जब वो पार्टनर है। कौन सा बिजनेस? जो पार्टनरशिप फॉर्म जिस पर्पस के लिए उन्हें बनाएंगे, इसके अलावा सिमिलर अदर बिजनेस नहीं कर सकता है। सच कॉन्ट्रैक्ट में बी प्रोवाइडेड, कि उस कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड होना चाहिए दैट पार्टनर शैल नॉट कैरी एनी बिजनेस, कोई भी किसी भी तरह का बिजनेस अदर देन दैट ऑफ फर्म व्हाइल इज अ पार्टनर। अदर देन दैट ऑफ फर्म मतलब इस फॉर्म के अलावा जो जिस पर्पस के लिए हमने फॉर्म बनाई थी वही बिजनेस वो पर्सन कर सकता है, अदर बिजनेस नहीं कर पाएगा, रिस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर। देन सेक्शन 12, सेक्शन 12 टॉक्स अबाउट द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस के कंडक्ट की बात कर रहा है सेक्शन 12, ठीक है। सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। देखो ये हर सेक्शन में आपको मिलेगा सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि पार्टनरशिप सेक्शन 5 में आपने पढ़ा होगा प्रीवियस लेक्चर में कि पार्टनरशिप कैसे क्रिएट होती है, बाय कॉन्ट्रैक्ट नॉट बाय स्टेटस, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट में मतलब आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग मीटिंग इन द माइंड कॉन्सोनेंस एडिडियम, ठीक है, होना चाहिए। फ्री कंसेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होना चाहिए, क्लियर। देन ए, अगर तो उनके आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट बना तो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग होगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग उनकी जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस होगा। ए, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। अब एवरी पार्टनर की बात करें, सेक्शन 12 में पढ़ रहा हूं, एवरी पार्टनर की बात करें, देखो सेक्शन 12 कंडक्ट ऑफ द बिजनेस सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। ए, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। एवरी पार्टनर मतलब स्लीपिंग पार्टनर भी हो सकता है और आपका एक्टिव पार्टनर भी हो सकता है, और एनी अदर फॉर्म ऑफ द पार्टनर इंक्लूडेड हियर। एवरी में सभी तरह के पार्टनर इंक्लूड होंगे। हैज अ राइट टू टेक पार्ट मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन करने का राइट है, एक्टिव पार्टिसिपेशन करने का राइट है कि उसको पार्टिसिपेट कर सकता है किसमें, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। दूसरा पार्टनर उसको रिस्ट्रेन नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता कि तुम पार्टिसिपेट मत करो एक्सेट्रा। तो कंडक्ट ऑफ बिजनेस में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, उसके पास राइट है। सेकेंड बी, एवरी पार्टनर, सेम आ गया, एवरी पार्टनर सभी तरह के पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। अभी होता डिलीजेंटली मतलब उसका एक्टिवली, ठीक है, नॉट नेग्लिजेंटली, गुड फेथ में डिलीजेंटली एक्टिवली होके वो ड्यूटी परफॉर्म करे, नॉट नेग्लिजेंस। अगर वो नेग्लिजेंस करता है पार्टनर तो वो लाइबल होगा इंडेमनीफाइड सेक्शन 13 ऐप, सेक्शन 13 ऐप में वो लाइबल होगा कॉम्पनसेट टू द, अगर उसकी नेग्लिजेंसी की वजह से, इफ नेग्लिजेंटली वर्क देन पर्टिकुलर जो पार्टनर है लाइबल होगा, तो पार्टनर लाइबल एंड कॉम्पनसेट टू द फर्म। अगर उसकी नेग्लिजेंसी होती है तो गुड फेथ वो केयर अटेंशन नहीं करता है तो वो लाइबल होगा लॉस कंपनसेट करने के लिए, किसके लिए, फर्म के लिए। सी, any difference arising as to ordinary matter connected with the business may be decided by majority of partners, and every partner shall have the right to express his opinion before the matter is decided, but no change may be made in the nature of business without any consent of all the partners। अब ये बात करते हैं कि आपका अगर कोई पर्सन सॉरी अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, ऑर्डिनरी जो मैटर है, ऑर्डिनरी मैटर है जहां पे कंसेंट, जो मेजोरिटी राइट है, इनका राइट कौन सा, इसको हम बोल सकते हैं मेजोरिटी राइट, ठीक है, मेजोरिटी मेजोरिटी राइट। और दूसरा आपका ठीक है मेजोरिटी राइट, और जो मेजोरिटी राइट है ये दो तरह से, एक जहां पे ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी मैटर्स और दूसरा फंडामेंटल मैटर, ठीक है। ऑर्डिनरी मैटर जो ड्यूरिंग द बिजनेस ऑफ कोर्स, वहां पे क्या रहेगा, मेजोरिटी रहेगा। मान लो सपोज ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, सी डी एफ जी, ये आपका पार्टनर्स है। अब मान लो ये मेजोरिटी है, इन चार की, चार का रेशियो है और ये 3 का है, ठीक है। इनने कोई ओपिनियन फॉर्म करना है जिसमें 4 एक तरफ है और 3 एक तरफ है कि इस तरह से हमारा पार्टनरशिप बिजनेस चलेगा। ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की बात कर, तो वहां पे मेजोरिटी को हम प्रेफरेंस देंगे किसमें,
अगर 4 ने मान लो पॉजिटिव बोला है तो हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, 3 ने नेगेटिव बोला तो उसकी तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो सपोज हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है पार्टनरशिप फॉर्म में, कोई मान लो परचेज करना है कोई प्रॉपर्टी, अब इन्होंने बोला कि परचेज करना है कि नहीं करना है, कि लॉस हो सकता है, मान लो कोई हाउस परचेज करना है, अब 4 बोल रहे कि यस परचेज करें, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, तो देन हम मेजोरिटी पे जाएंगे, तो बाकी के कंसर्न नॉट इंपॉर्टेंट, वहां पे ओपिनियन ऑफ मेजोरिटी देखेंगे। लेकिन अगर फंडामेंटल मैटर है, मतलब बेस ऑफ द पार्टनरशिप को आपने चेंज करना है, मान लो पहले आपका रोड कंस्ट्रक्शन करने की पार्टनरशिप थी, बाद में आपने कुछ सेल परचेज की पार्टनरशिप बना दी, ठीक है, अब उसको आपने चेंज कर रहे हैं, आप अपना बिजनेस चेंज कर रहे हैं, तो उसमें आपका ऑल पार्टनर्स की कंसेंट इंपॉर्टेंट है, सभी जितने भी 7 मेंबर हैं 7 के 7 की पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है, यही आपका सेक्शन 12 क्लॉज सी बोलता है। मतलब अगर कोई डिफरेंस आ रहा है कहीं पे, मतलब ऑर्डिनरी मैटर में, तो ऑर्डिनरी मैटर में तो मेजोरिटी रूल चलेगा, ठीक है, लेकिन अगर आप फंडामेंटल राइट की बात करें, फंडामेंटल मैटर की बात करें, कि अगर बेसिक जो बिजनेस है वो चेंज करना है, पार्टनरशिप का पर्पस चेंज करना है, ठीक है, तो देन आपका क्या रहेगा, ऑल मेंबर की पार्टनरशिप या कंसेंट इंपॉर्टेंट रहेगी, सभी मेंबर की कंसेंट होना इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन नेक्स्ट इज every partner has a right to have access to an inspect and copy and book up the form, that clear from the direct, आपको बिल्कुल लैंग्वेज एक बार रीड करोगे तो समझ आ जाएगा। एवरी पार्टनर सेम आ गया कि सभी तरह के पार्टनर, चाहे वो स्लीपिंग एक्टिव है, हैज अ राइट टू हैव एक्सेस, हैज अ राइट टू हैव एक्सेस टू इंस्पेक्ट एनी कॉपी एंड बुक अप अकाउंट, बुक ऑफ द फॉर्म, कोई भी डॉक्यूमेंट है फॉर्म का वो इंस्पेक्ट कर सकता है, कोई बुक है उसकी कॉपी को इंस्पेक्ट कर सकता है, उनको डिनाई नहीं किया जा सकता है, ठीक है, सभी पार्टनर के पास ये राइट है, ठीक है, क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट इज नेक्स्ट सेक्शन 13 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, 13 में भी आपके राइट लाइबिलिटीज दिए हैं, ठीक है, ठीक है, सेक्शन 30 देखना बेरक में, म्यूचुअल राइट एंड लाइबिलिटीज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, मैंने पहले बोला आपको कि सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट हर एक सेक्शन में आपको मिलेगा, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 होगा, अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर रखे म्यूचुअल राइट एंड लाइबिलिटीज तो वो अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वो फिर वो आपका अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13। नंबर 1, a partner is not entitled to receive remuneration for taking part in the conduct of the business, जनरली अगर तो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है कि हम रेम्यूनरेशन देंगे किसी पार्टनर को तब तो इट्स ओके, अगर नहीं है तो ही इज नॉट इंटाइटल। मान लो सपोज ए बी सी पार्टनर है, ठीक है, अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट में बनाया कि ए को हम 1 लाख रुपए पर एनम देंगे रेम्यूनरेशन, किसको, ए को, तो अगर इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है रेम्यूनरेशन देने का, कोई सैलरी एक्सेट्रा देने का, देन ही इज नॉट इंटाइटल, नो वन इज पार्टनर इज नॉट इंटाइटल, ना तो ए इंटाइटल है, ना ही बी इंटाइटल, ना सी इंटाइटल है रेम्यूनरेशन देने के, लेकिन यस यस वो हो सकता है पॉसिबल अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा मेंशन है तो। सेकंड, the partner are entitled to share equally in the profit of earn and shall contribute equally to losses sustained by the firm. That is very important. मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जनरली पार्टनर अपने शेयर, उनको प्रॉफिट ऑफ शेयर को क्या करना पड़ेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा, प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा। अब प्रॉफिट शेयर अगर तो उन्होंने मान लो सपोज पार्टनरशिप जब कॉन्ट्रैक्ट बना, कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने मेंशन कर दिया ए बी सी डी कि 1/3 ए को मिलेगा, 2/3 बी को मिलेगा, 2/3 बी को मिलेगा एंड 3/3 डी को मिलेगा, ठीक है, अगर इस तरह से मेंशन है तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट वैसे मिलेगा उनको, या रेशियो 10% के हिसाब से रखा, परसेंटेज के हिसाब से भी हो सकता है, लमसम के हिसाब से होता है शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो उन्होंने बोला कि 10% इसको मिलेगा, 50% इसका रहेगा, 20% इसका रहेगा एंड 30% इस पर्सन का, सॉरी 20% इस पर्सन का। अब इन परसेंटेज के हिसाब से डिसाइड कर दिया, 100% में से मान लो 1 लाख का प्रॉफिट है, 10,000 इसको, 50,000 इसको, 20,000 इसको, ये ना कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर दिया। अच्छा अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं किया, पार्टनरशिप फॉर्म में मान लो सपोज ए बी एंड सी एंड डी पार्टनरशिप है,
बट इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में कोई मेंशन नहीं किया शेयर ऑफ बिजनेस जो प्रॉफिट है कितना कितना डिसाइड होगा, तो वो कितना होगा, इक्वली इक्वली क्या होगा, इक्वली वो डिवाइड होगा फिर। ठीक है, समझ गए, इक्वली डिवाइड होगा। ठीक है, इक्वली डिवाइड होगा आपका शेयर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 बी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13, या तो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर रखे कि ना, लेकिन यहां पे बोला कि अगर मान लो ना लॉस, a profit earned shall contribute equality loss sustained by the firm, अब कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं, लेकिन जब इक्वली की बात आती है तो उनको लॉस भी इक्वली यहाँ पे शेयर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, शेयर इक्वली लॉस करना पड़ेगा। देन अब मान लो वो कहां पे शेयर ऑफ इक्वली लॉस कहां होगा, देखो जनरली क्या होता है कि सफिशिएंट प्रॉफिट हो रहा है, अगर पार्टनर को सफिशिएंट प्रॉफिट हो रहा है तभी तो वो शेयर लॉस प्रॉफिट शेयर कर पाएंगे। अगर सब आउट सफिशिएंट है उनके पास, अगर सफिशिएंट नहीं है तो क्लॉज सी में यही बात बोलेगी है, क्लॉज सी देखना, when a partner is entitled to interest on the capital subscribed by him, such interest shall be payable only but out of profit। अभी आउट ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना, मे बी आपसे एमसीक्यूज बन सकता है कि जो इंटरेस्ट है, पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब्सक्राइब्ड बाय हिम, सच इंटरेस्ट शैल बी पेबल ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। अब मान लो चार पार्टनर है, चार पार्टनर ने अपना कैपिटल उसमें इन्वेस्ट किया है, अब उस कैपिटल का जो इंटरेस्ट है वो कहां से मिलेगा, आउट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। कहां से मिलेगा, अगर उनको सफिशिएंट प्रॉफिट हो रहा है तो सफिशिएंट प्रॉफिट जो शेयर है उसके बाद अगर कोई प्रॉफिट तब उनको इंटरेस्ट मिलेगा, अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो प्रोपोर्शनेटली मिलेगा। लॉस जो है तब आपका, क्योंकि लॉस हो रहा है उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा तो प्रोपोर्शनेटली मिलेगा जितना रेशियो होगा। ठीक है, अभी तक जो मान लो सपोज ए है, बी है, सी है, डी है, चार पार्टनर है, इसने 10,000 इन्वेस्ट किया, 20,000 इन्वेस्ट किया एंड 40,000 इन्वेस्ट किया। ठीक है, एंड देन 30,000 इन्वेस्ट किया। अब इसका जो इन्वेस्ट का तो है ये, लेकिन इसका जो इंटरेस्ट की बात कर रहा है, इंटरेस्ट कहां से मिलेगा, आउट ऑफ प्रॉफिट, लेकिन पहले सफिशिएंट प्रॉफिट होना जरूरी है। अगर सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो उनको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तब जो प्रॉफिट ही नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सेकंड, नेक्स्ट थिंग, अ पार्टनर मेकिंग फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एनी पेमेंट और एडवांस बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ कैपिटल, बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ कैपिटल को अंडरलाइन कर लेना, he has agreed to subscribe is entitled to interest thereon at the rate of 6% per annum, रेट ऑफ 6% पर एनम। ये बोलता है कि अगर कोई पार्टनर अपनी अपनी तरफ से एक्सेस अमाउंट इन्वेस्ट करता है, मान लो जितना उनका पार्टनरशिप हुआ है, पार्टनरशिप हुआ है आपका ABC X बाय Z के बीच पार्टनरशिप हुआ कि हम 10,000 पर हेड इन्वेस्ट करेंगे, कितना करेंगे, 10,000, लेकिन Z ने 20,000 इन्वेस्ट किया एक्स्ट्रा, ये एक्सीड, देखो जनरली पार्टनरशिप कितना हुआ था कि 10,000 हम इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन इमरजेंसी था इस सिचुएशन में, उसको एक्स्ट्रा फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस को स्टैंड करने के लिए, मान लो लॉस में जाए तो उसने अपना कितना एक्स्ट्रा 20% भी इन्वेस्ट किया पार्टनरशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अब उस एक्स्ट्रा 20% पे जो इंटरेस्ट है ही कैन रिकवर, उसको यह राइट है कि वो उसका इंटरेस्ट भी यहाँ पे मिल जाए आपका सेक्शन 13। कितने परसेंटेज के हिसाब से मिलेगा, 6% के अकॉर्डिंग। या तो उन्होंने पहले कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर रखा है कि 10% है, 15% अगर एक्स्ट्रा कोई अमाउंट देना पड़े कभी तो 10%, तो वो अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट हम उसको रिकवर करेंगे, लेकिन वो इंटाइटल है। फिर अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा मेंशन तो इज इंटाइटल इंटरेस्ट देयर ऑन एट द रेट ऑफ 6%, तो 20,000 तो मिलेंगे मिलेंगे उसको वापस, लेकिन उस पर 6% का एनुअल इंटरेस्ट भी मिलेगा उस पार्टनर को जिसने बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ कैपिटल वहां पे इन्वेस्ट किया पार्टनरशिप फॉर्म में।
The firm shall indemnify a partner in the respect of payments made and liability incurred by him. The firm shall indemnify. बोलता है यहाँ पे फर्म पार्टनर को यहाँ पे क्या करेगी, यहाँ पे जो फर्म है वो पार्टनर को कॉम्पनसेट करेगी। ई में फर्म पार्टनर को कॉम्पनसेट करेगी और एफ में पार्टनर फर्म को कॉम्पनसेट करेगा। ये ध्यान रखना, दोनों में वाइस वर्सा। द फर्म शैल इंडेमनिफाई अ पार्टनर, shall compensate a partner in the respect of payment made and liability incurred by him in ordinary and proper conduct of the business, and in doing such act in the emergency, कि emergency में for the purpose of protecting the firm from loss as would be done by the person or ordinary prudence in his own case under similar circumstances। बोलते कि अगर कोई पार्टनर है, उसने इमरजेंसी की सिचुएशन है जहां पे पार्टनरशिप बिल्कुल लॉस में जा रही थी, उसने अपना वहां पे उसको प्रोटेक्ट किया, ठीक है। अब उस पर्पस के लिए, प्रोटेक्टिंग के पर्पस के लिए उसने कुछ अपना कुछ मतलब इन्वेस्ट किया, या जो ऑर्डिनरी प्रूडेंस, एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस मतलब रीजनेबल मैन कर सकता था उसने किया, ठीक है। तो उसको या जो पार्टनरशिप है, अब वो पार्टनरशिप को प्रॉफिट भी हो गया उस वजह से। अब जो प्रॉफिट है उसमें से क्या होगा, फिर उसको कॉम्पनसेट किया जाएगा, उसका कॉम्पनसेशन उसको दिया जाएगा, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम में उसने उसको प्रोटेक्ट किया, ठीक है। द नेक्स्ट इज a partner shall indemnify the firm for any loss caused to it by his willful neglect in the conduct of the business of the firm। मतलब अगर कोई पार्टनर कोई ऐसा बिजनेस करता है, उसे नेग्लिजेंसी से बिजनेस करता है और जिससे लॉस हो जाता है पार्टनरशिप फर्म को, तो वो पार्टनरशिप जो पार्टनर है वो फर्म को यहाँ पे कॉम्पनसेट करेगा। बट अगर वो गुड फेथ में कर रहा है वो डिफेंस हो जाएगा। अगर उसने गुड फेथ में किया, प्रूव कर दिया, बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन द पार्टनर, उसको प्रूव करना पड़ेगा he was negligent or not, willfully negligent or not। if he was willful negligent then he will liable pay to the partnership firm, if not then not liable। ठीक है, अगर गुड फेथ में प्रूव कर दे तो नॉट लाइबल। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। देन नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, कि फर्म की प्रॉपर्टी कौन सी मानी जाएगी। सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर, the property of the firm includes all property and right and interest in the property originally brought into the stock of firm or acquired। originally मतलब at the time जो partnership firm है, जो original property है originally brought in the जो stock of the firm है वो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी मानी जाएगी, इंडिविजुअल पर्सन की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। और अदरवाइज और एक्वायर बाय परचेज, या आपने सब्सिक्वेंटली एक्वायर किया या परचेज की, और अदरवाइज बाय फॉर द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म एंड इंक्लूड्स आल्सो द गुडविल ऑफ द बिजनेस। तो गुडविल ऑफ द बिजनेस इज आल्सो प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो सेक्शन 14 के अंदर नाउ यू सी प्रॉपर्टी ऑफ फर्म, नंबर 1 प्रॉपर्टी originally brought। second thing, property subsequently acquired। ठीक है, मान लो ए बी सी डी इन चारों ने पार्टनरशिप फॉर्म किया। अब मान लो ए ने बोला कि मेरे पास कार है, हम पार्टनरशिप फॉर्म को उसको यूज करेंगे। बी ने बोला मेरे पास फ्लैट एक स्पेस है, ठीक है, हम पार्टनरशिप का ऑफिस उस जगह पे हम यूज करेंगे। सी ने कोई और प्रॉपर्टी बताई, उसके पास कोई फर्नीचर था, ठीक है, उसने दिया। और ओरिजिनली अब ये पार्टनरशिप फर्म बन गई। अब कार किस पर्पस के लिए यूज हो रही है, अब कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा ही हो उनका, ऑफिस यूज, तो ये प्रॉपर्टी क्या मानी जाएगी, सारी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। लेटर ऑन उनको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट से उन्होंने एक और कार परचेज कर ली। क्या कर दी, और कार परचेज की। तो वो लेटर ऑन जो कार परचेज की, सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट, सब्सिक्वेंट जो एक्वायर है, परचेजिंग है, दैट कार इज आल्सो प्रॉपर्टी ऑफ किसकी प्रॉपर्टी मानी जाएगी, आपका फर्म की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। और जो नेम ऑफ द फर्म है, जो गुडविल है, क्योंकि जो क्लाइंट ऑफ द फर्म है गुडविल, दैट इज आल्सो प्रॉपर्टी ऑफ फर्म, दैट इज नॉट इंडिविजुअल।
क्योंकि दे कैन नॉट यूज फॉर पर्सनल पर्पस, फिर वो पर्सनल पर्पस के लिए उसको यूज नहीं कर पाए। मान लो जो कार है, अगर ए यहाँ पे इसको पर्सनल पर्पस के लिए यूज करता है, अपने फैमिली को टूर के लिए यूज करता है, तो उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा पार्टनरशिप फॉर्म के लिए, ठीक है। देन आगे देखो, unless the contrary intention appear, property and right and interest in property acquired with money belonging to firm are deemed to have been acquired for the firm। ठीक है, अगर वो फर्म के मनी से एक्वायर करते हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, तो वो किसकी प्रॉपर्टी मानी जाएगी? डीम्ड मानी जाएगी, फर्म की प्रॉपर्टी। Unless contrary intention appear, property and right and interest in property acquired with the money belonging to the firm are deemed to have been acquired to the firm। Okay. The next is section 15, application of property of firm। ये बोलते हैं यूज कैसे करेंगे उस प्रॉपर्टी ऑफ फर्म को, कैसे यूज किया जाएगा? Subject to the contract between the partners, the property of firm shall be held and used by the partner exclusively for the purpose of business। That is very important। तो वो किसके लिए यूज होगी? सिर्फ एक्सक्लूसिवली पर्पस ऑफ बिजनेस के लिए होगी, पर्सनल यूज के लिए वो प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकते। अगर पर्सनल यूज के लिए किया तो फिर उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा पार्टनरशिप फॉर्म के लिए, ठीक है। द नेक्स्ट इज पर्सनल प्रॉफिट नेम्ड बाय द पार्टनर। Personal profit named by partner, subject to the contract between the partners. If a partner derives any profit for himself from any transaction of the firm or from use of the property or business connection of the firm or the firm name, he shall account for that profit and pay it to the firm। तो अगर कोई पार्टनर ड्राइव करता है कोई भी प्रॉफिट पार्टनरशिप फॉर्म का नाम यूज करके, ठीक है, प्रॉफिट अर्न करता है, ठीक है, उस पार्टनरशिप फॉर्म का ट्रांजैक्शन यूज करके, नाम यूज करके, कोई भी कनेक्शन यूज करके, जैसे कनेक्शन मतलब कोई कस्टमर है उसको लीड करता है और आफ्टर दैट वो प्रॉफिट कमाता है, तो ही शैल अकाउंट फॉर दैट प्रॉफिट एंड पे इट टू द फॉर्म। तो उसको वो प्रॉफिट किसको देना पड़ेगा? फॉर्म को देना पड़ेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज आपका सेकंड क्लॉज, if partner carry or any business of the same nature as in competing with that of firm, he shall account for and pay the firm all profit made by him in that business। ऐसा अगर सिमिलर बिजनेस करता है, नॉट कैरीड आउट, जनरली क्या है वो प्रोहिबिट है, वो नहीं कर सकता सिमिलर बिजनेस, ठीक है। अगर वो सिमिलर बिजनेस करता भी है तो वो प्रॉफिट किसको देना पड़ेगा? पार्टनर। मान लो अगर रोड कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है पार्टनरशिप का और दूसरा पार्टनर रोड कंस्ट्रक्शन कर रहा है, देन इन दैट केस वो पार्टनर क्या होगा? लाइबल होगा, वहां पे प्रॉफिट मेड बाय हिम इन दैट बिजनेस। तो वो प्रॉफिट किसको देगा? पार्टनरशिप फॉर्म को प्रॉफिट देगा। क्लियर? द नेक्स्ट इज सेक्शन 17, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स subject to contract between the partners। Number 1, after a change in the firm, where a change occur in the constitution of the firm, the mutual right and duties of the partner, mutual right and duties of the partners in the reconstituted firm remain the same as they were immediately before the change as far as may be। ठीक है, देखो कई बार क्या होता है, फॉर्म चेंज आफ्टर चेंज द फॉर्म, कई बार क्या होता है कि फॉर्म को चेंज कर दिया। मान लो सपोज अभी हमें टूर एंड ट्रैवल के लिए पार्टनरशिप किया, बाद में किसी और पर्पस के लिए हम पार्टनरशिप को उसको चेंज कर रहे हैं, उसका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर रहे हैं, उसका एस्टेब्लिश चेंज कर रहे हैं, उसका पर्पस चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दैट केस जो आपका राइट एंड ड्यूटीज रहेगी वो क्या रहेगी? सेम रहेगी, जो पहले थी वो आज भी रहेगी, चेंज नहीं होगी। After the expiry of the term of the firm, where a firm constituted for a fixed term continue to carry on business, after the expiry of that term, the mutual right and duties of the partner remain the same as they were before the expiry, so far as they may be consistent with the incident of partnership at will। कई बार क्या होता है, पार्टनरशिप मान लो सपोज हमने 5 ईयर के लिए काम किया कि हमें 5 साल के लिए पार्टनरशिप फॉर्म बनाना है, 5 साल हो गए, उसके बाद भी वो कॉन्टिन्यूस 6 ईयर 7 ईयर 8 ईयर कॉन्टिन्यू चल रही है वो पार्टनरशिप, तो जो उनके 5 साल तक के राइट एंड लाइबिलिटीज थी तो वो सेम आगे 6 ईयर 7 कॉन्टिन्यू भी सेम ही रहेगा। और वो क्या माना जाएगा? एट विल, पार्टनरशिप एट विल की तरह। बिकॉज अगर आप सेक्शन 7 देखेंगे तो वहां पे एट विल मतलब अगर आपका मेंशन नहीं है ड्यूरेशन,
तो पार्टनरशिप एट विल मतलब एज पर विशेस ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है। वेयर एडिशनल अंडरटेकिंग आर कैरिड आउट with a firm constitute to carry out one or more adventures or undertaking carried out other adventures or undertaking the mutual right and duties of partner respect of both adventure undertaking same as those in respect of original। मान लो एक एडवेंचर के लिए था, पहले हमने एक पर्पस के लिए पार्टनरशिप बनाया, ठीक है, एक पर्पस थे कि रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, बाद में हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दिया कि हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो जो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए पार्टनरशिप था उसमें जो राइट एंड ड्यूटी तो सेम राइट एंड ड्यूटीज यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए भी रहेगी। अब मान लो मैं तीसरा काम भी शुरू कर दिया कि हम एक और इसमें ब्रिजेस बनाने का काम करते हैं, ठीक है, कि ब्रिजेस बनाने के कॉन्ट्रैक्ट भी हम ही ले लेंगे, उसके लिए पार्टनरशिप, तो उसके लिए भी सेम म्यूचुअल राइट ऑन ड्यूटीज रहेगी, ठीक है। तो तीनों तरह से या तो चेंज कर दिया, पर्पस ही चेंज किया तब भी सेम रहेगा, या फिर जो फिक्स टर्म था और वो कंटिन्यू चल रहा है तब भी सेम रहेगा, या फिर एडिशनल एडिशनल मतलब जो ऑलरेडी आपने कोई पर्पस था जो बिजनेस कर रहे थे, तो एडिशनल बिजनेस जो आप कर रहे हो उस पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, तब भी आपका राइट एंड ड्यूटीज क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। लास्ट में आप एक बार देख लेना क्योंकि इसके पीडीएफ नोट्स तो अपलोड हो जाएंगे आपका स्टडी मटेरियल में, वहां से आप मेंस के लिए कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसके ड्यूटीज, अब ड्यूटीज मान लो क्वेश्चन आ जाता है आपके पास कि ड्यूटीज ऑफ पार्टनर क्या है, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, तो सबसे पहले ड्यूटीज आपकी बन जाती है, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ड्यूटी ऑफ एब्सोल्यूट गुड फेथ एंड टू रेंडर ट्रू अकाउंट, ड्यूटी ऑफ एब्सोल्यूट गुड फेथ एंड टू रेंडर ट्रू अकाउंट, सेक्शन 9 फर्स्ट ड्यूटी। सेकंड ड्यूटी नॉट टू compete, ड्यूटी नॉट टू compete कि compete नहीं करेगा पार्टनरशिप फॉर्म को, सेक्शन 16B। थर्ड ड्यूटी, ड्यूटी ऑफ ड्यू डिलिजेंस, ड्यूटी ऑफ ड्यू डिलिजेंस, ठीक है, कि डिलिजेंसी के साथ काम करेगा, दैट इज सेक्शन 12 क्लॉज बी एंड सेक्शन 13F। अगर ड्यू डिलिजेंस नहीं है तो कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा 13F, नेग्लिजेंसी से काम कर रहा है, गुड फेथ से काम नहीं कर रहा है, एक्टिव होकर काम नहीं कर रहा है, तो 13F में क्या देना पड़ेगा, कॉम्पनसेशन। ड्यूटी टू, नेक्स्ट इज ड्यूटी टू इंडेमनिफाई, इंडेमनिफाई फॉर फ्रॉड, फ्रॉड के लिए उसको इंडेमनिफाई कॉम्पनसेशन देना पड़ सकता है, तो सेक्शन 10 दैट इज आल्सो ड्यूटी, उसको मतलब फ्रॉड नहीं करना है। देन नेक्स्ट ड्यूटी प्रॉपर यूज ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर यूज ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर यूज ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 15 एंड सेक्शन 16A। प्रॉपर्टी का प्रॉपर यूज मतलब एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस के लिए, फॉर्म के पर्पस के लिए प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, अगर वो पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते तो उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ सकता है फॉर्म के लिए। द नेक्स्ट इज ड्यूटी टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट, ड्यूटी टू अकाउंट फॉर पर्सनल profit, section 16। These are the duty of partners। Then right of the partners, अब हम right की बात करते हैं, rights of partners, number 1 right to take part in business, मतलब उसको पार्टिसिपेशन करने का राइट इन बिजनेस, सेक्शन 12 क्लॉज ए, राइट टू टेक पार्ट इन बिजनेस 12 क्लॉज ए। सेकंड मेजॉरिटी राइट, मतलब अपने ओपिनियन रखने का राइट है, मेजॉरिटी राइट, सेक्शन 13C। थर्ड थिंग एक्सेस टू बुक, एक्सेस टू बुक और इंस्पेक्ट टू बुक, इंस्पेक्शन करने का राइट है, 12 क्लॉज डी। नेक्स्ट इज राइट टू इंडेमनिटी, राइट टू इंडेमनिटी में कंपनसेशन लेने का राइट है,
13E में अगर वो जब बियॉन्ड द जो उसका कैपिटल से ज्यादा वो ठीक है इमरजेंसी में हेल्प करता है पार्टनरशिप फॉर्म को, जब लॉस में पार्टनरशिप फॉर्म था तो उसके पास राइट टू कॉम्पनसेशन है। देन राइट टू प्रॉफिट, राइट टू प्रॉफिट, तो फॉर्म से राइट टू प्रॉफिट 13B इक्वली उसके पास राइट है या फिर कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड किया हो। देन राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 13C एंड 13D, ठीक है। देन राइट टू रेमनरेशन, राइट टू रेमनरेशन 13A। देखो राइट टू जनरली वो इंटाइटल नहीं है रेमनरेशन के लिए, लेकिन यस अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है तो उसका वो राइट बन जाता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है तो क्या बन जाएगा वो, राइट ऑफ द पार्टनर। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका ड्यूटीज एंड राइट ऑफ द पार्टनर्स अंडर चैप्टर 3 एंड सेक्शन 9 to 17। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रहेगा 18 to ऑनवर्ड्स आपका जो सेक्शन है, ठीक है, थर्ड पर्सन के रिगार्डिंग क्या रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट वीडियो, next lecture will be tomorrow.